अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम दिल्ली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Thanks a lot for calling me. और रोहित शर्मा जी को हम देखा करते हैं ना सिर्फ ये कि उनके यूट्यूब चैनल पे, बल्कि उसके अलावा वो पाकिस्तान और इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी हमें दिखाई देते हैं। और हमारे यहाँ के भी जो चैनल्स हैं, खासतौर पे पीटीवी पे भी अक्सर हम रोहित जी को देखा करते हैं। लेकिन आज रोहित जी हम बात करेंगे हिंदुस्तान और बांग्लादेश की। आजकल क्या सिचुएशन है, और ये भी कहा जा रहा है कि वीज़ाज वगैरह भी जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको देने में थोड़ा सा जो है एहतियात की जा रही है भारत की तरफ से। देखिए, रिलीजियस वायलेंस बांग्लादेश में जो थी उस पर आज भी हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से यानी कि कल भी, माफी चाहूंगा, कल भी हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछा गया कि क्या बांग्लादेश की सिचुएशन है और इंडिया क्या चाहता है। तो इंडिया ने बोला वहां पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो और एक ऐसी रिजीम हो जो कि सारे लोगों के लिए पीसफुल हो। हम पीस चाहते हैं। वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे। ऐसे में वीजा कम इशू हो रहे थे और इंडिया जो वो लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, इसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए भी आते हैं, पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, जॉब के लिए भी कई बार आते हैं। बहुत सारे इलीगल भी हैं यहाँ पे जो कि काम के लिए आते हैं। तो वीजा जो रोके गए हैं वो ये है कि अब वहां से कोई इलाज के लिए नहीं आ पा रहा, पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहा, इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कम हो रहा है। लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। पिछले 6 महीने में व्हाट वी हैव सीन इज दैट यूनुस, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट जो है उसकी सिचुएशन खराब हुई है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आता दिख रहा है हमें। ये भी मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अब अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ही बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं बांग्लादेश जो है वो मोदी के हवाले करता हूं। मतलब मोदी के हवाले करता हूं मतलब क्या? मतलब ये कि आइदर शेख हसीना वहां पे वापस जा सकती हैं, और ये बात मोहम्मद यूनुस को पता है कि शेख हसीना वापस वहां इंस्टॉल हो सकती हैं। और एक और हो सकता है कि अगर शेख हसीना बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई तो कोई और आदमी बैठ जाए जो कि एक्चुअल में इन सारी चीजों को रोक ले, अटैक्स को रोक ले, प्रो इंडिया गवर्नमेंट हो। अभी हाल में मोर रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इज कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग दे रही थी। अब पता नहीं क्यों दे रही थी, इन्होंने तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी ट्रेनिंग दी थी, बेचारी हार गई। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि वहां पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मसल फ्लेक्सिंग पे आ चुका है। तो एक बैकयार्ड जिसको हम अपना बोलते हैं इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया क्लेम्स के इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा बैकयार्ड है और उसमें जितने भी कंट्री हम उनसे अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं। पाकिस्तान नहीं रखना चाहता वो अलग चीज, हम अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं। तो इसमें बांग्लादेश बीच में आता है। बांग्लादेश जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसकी ज्यादातर, अगर उसके पास बेस्ट इन पूरे रीजन की पर कैपिटा जैसे बोलते हैं पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी पे जो जीडीपी थी वो बेस्ट थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो मानने वाली बात है कि वो थी बिकॉज ऑफ इंडिया। अब क्योंकि वीजास कम हो रहे हैं तो वहां से वो जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आने की प्रॉब्लम कर रही है, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सामान आना प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे अपनी योगी जी ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू किया। हालांकि वी हैव सीन अ ड्रॉप इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, लेकिन गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब भी अच्छी है। यूपी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो अगर टेक्सटाइल पर हम हिट कर देंगे तो बांग्लादेश घुटनों पे आ जाएगा, ये बात सही है। दूसरा अराकान आर्मी, तीसरा एक ऑफर इंडिया की तरफ से गया कि बांग्लादेश के पड़ोस में म्यांमार जो है, म्यांमार का कोई भी प्रोविंस या कोई भी एरिया अगर म्यांमार के साथ नहीं है तो वो इंडियन यूनियन में आ सकता है। और ऐसे में अगर अराकान आर्मी ने जिस प्रोविंस पे अपनी कब्जा लिया है, अगर वो अराकान आर्मी इंडिया से ज्वाइन करने की सोचती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे और वहां पर हम हेल्प करेंगे। अगर हम ऐसा कुछ हुआ, ये ऑफर ही बहुत डेंजरस है दोनों के लिए, चाइना के लिए और म्यांमार के लिए। वहां पर हम अगर अपना काम करते हैं, हम अराकान आर्मी को ना
भी ज्वाइन करें, हम उनको अगर सपोर्ट कर देते हैं, हम उनको हथियार दे देते हैं, तो भी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा ट्रबल तो है ही, चाइना के लिए भी है, म्यांमार के लिए भी है, तीनों के दोनों के लिए। और ये ऑफर बहुत सोच समझ के दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया। अच्छा, तीसरी चीज, अराकान आर्मी अपनी पोजीशन स्ट्रांग करती जा रही है डे बाय डे। अब वो बांग्लादेश के एरिया के अंदर घुस चुकी है, कुछ उसने पोस्ट के कब्जे कर लिए हैं। और अराकान आर्मी जो कि आज से करीब 2 साल पहले या 3 साल पहले सिर्फ 2 से 3 हजार की फौज हुआ करती थी, आज वो 15,000 टच कर रही है। उसके बाद लेटेस्ट वेपन्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कहीं से तो आ रहा है, कोई तो दे रहा है। तो ये बांग्लादेश को काउंटर करने का तरीका था, क्योंकि वहां एक होस्टाइल गवर्नमेंट आके बैठी थी। अब ये होस्टाइल गवर्नमेंट कब तक हटती है, कब तक गायब होती है, और कब तक हम इस पे एक्शन ले पाएंगे, ये सिर्फ टाइम बताएगा। और अभी ज्यादा दिन नहीं है वैसे, बट स्टिल जल्दी ही कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस बेहतर होने लगे हैं, या कह लीजिए जो नज़दीकियां हो रही हैं, और चाहे वो डायरेक्ट फ्लाइट हो, चाहे ट्रेड हो, और दूसरी चीज़ों में भी, यहाँ तक कि हमारी आर्मी जो है वो कहा जा रहा है बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन भी करेगी, ये भी खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक ज़्यादा टाइम के लिए ये रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, या एक शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक भारत से खराब है तो पाकिस्तान से ठीक हो गए, और जैसे ही भारत से ठीक होंगे तो एक बार फिर पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया जाएगा बांग्लादेश की तरफ से? देखिए एक चीज कि रिलेशंस खराब हैं क्योंकि एक आदमी जो वहां बैठा हुआ है कुर्सी पे वो गड़बड़ कर रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे। मतलब वहां के लोग जो एक मोहम्मद यूनुस जिनकी वजह से वहां पे आकर के कुर्सी पे बैठे हैं साथ, वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हैं, हालांकि एडवाइजर बताते हैं अपने आप को। मोहम्मद यूनुस जिनकी वजह से आके बैठे हैं, उन स्टूडेंट्स ने एक पॉलिटिकल आउटफिट लॉन्च कर दिया है। वो पॉलिटिकल आउटफिट बना के वो इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अगर अगर उन्होंने इलेक्शंस लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है, और वो पॉलिटिकल आउटफिट लॉन्च किया, और उस पॉलिटिकल आउटफिट के चीफ मोहम्मद यूनुस नहीं है, तो इससे एक चीज तो क्लैरिटी आती है कि मोहम्मद यूनुस से उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, बहुत क्लियर वर्ड्स में। अब आगे की बात, इस पूरे गेम में मोहम्मद यूनुस अब कहीं से भी, उनके पास ऑक्सीजन नहीं रह गई है। ना अमेरिका से ऑक्सीजन है, ना सीआईए से है, ना उनके जिन्होंने जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो पूरा दंगा फसाद किया था, ना उनका सपोर्ट रह गया। वो सपोर्ट एक पाकिस्तान का दिख रहा है, एक जमात इस्लामी का दिख रहा है। जमात इस्लामी उस मूवमेंट में बहुत स्ट्रांग थी। जमात इस्लामी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, जमात इस्लामी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग हो गए। पाकिस्तान के वहां पे लोग हैं, नो डाउट अबाउट, पाकिस्तान के बहुत सीनियर लीडर्स वहां पे हैं। इस समय भी पाकिस्तान के कुछ जिसे बोलते हैं फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स या करंट आर्मी ऑफिसर्स भी इस समय पाकिस्तान के बांग्लादेश में हैं। मैं चाहूंगा डीजीआईएसपीआर इसको डिनाई करें, और जिस दिन डिनाई करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मैं होटल नंबर और रूम नंबर तक बता दूंगा कौन से उसमें बैठे हैं वो। ये चीज अलग। हाँ, जहां तक बात ये कि वो बैठे हैं, ये चीजें पहले हमने मालदीव्स में भी देखी, श्रीलंका में भी देखी, बट दे केम बैक टू इंडियन एम्बेट। इसको आने में, इसको भी 1 साल भी नहीं हुआ पूरा सत्ता पलट को, गवर्नमेंट चेंज को। तो जल्दी ही हो सकता है कि इधर कुछ चेंज आए। बट क्योंकि एक बड़ा कंट्री है, इसलिए उसको प्रॉब्लम ये आती है कि कंट्री स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे में, या कंट्री में नुकसान हो जाता है। हम वो नुकसान हुए बिना चाहते हैं कि वहां से एक ऐसी गवर्नमेंट है, कम से कम हिंदुओं पे अटैक तो रोके, कम से कम माइनॉरिटीज पे अटैक तो रोके। हमें उसकी गवर्नमेंट नहीं चेंज करना चाहते, हम नहीं चाहते कि वहां पे, लेकिन एक आदमी आके बैठ गया है जो वहां से यूएन में बैठ के काम कर रहा है, जो वहां से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात कर रहा है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो अनइलेक्टेड है, उसको किसी ने मैंडेट नहीं दिया है, वो गुंडागर्दी से आके बैठा है। तो ये गुंडागर्दी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में चलेगी। हम डेमोक्रेसी, और बांग्लादेश अपने आप को खुद एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं, डेमोक्रेसी रही है बांग्लादेश में। आज ये डिक्टेटरशिप से ये चीज, और साथ साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी बोला कि 6 से 8 महीने हो गए तुम्हारी बकवास देखते हुए। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स उन्होंने अपने बंगला में बोले। उन्होंने बोला कि भाई 6 से 8 महीने हो गए, और हम ये बात जानते हैं कि 6 से 8 महीने बहुत बड़ी चीज होती है, आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप निकलिए यहाँ से, वरना हम आपको निकाल सकते हैं। ये आर्मी चीफ की धमकी थी। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी ये चेंज होता है।
बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ही साथ अमेरिका से आपने कहा कि अमेरिका निकल गया, तो आपके ख्याल से अमेरिका इस रीजन से निकल पाएगा? चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इवन भारत, अमेरिका तो हर जगह अपनी टांग फंसाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो यहाँ इस तरफ देखना बंद कर देंगे और कहेंगे कि ठीक है, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है हुआ करे, या पाकिस्तान में जो भी हो रहा है। अफगानिस्तान वालों से भी उन्होंने वेपन्स वापस मांगे, लेकिन ये कि तालिबान ने तो इनकार कर दिया है। तो साथ ही साथ पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने जो है वो आज, सॉरी, थर्सडे को जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें कहा है एक बार फिर अमेरिका से कि आप ये हथियार लेके जाइए, इसलिए कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या अमेरिका अपने हथियार लेने में कामयाब होगा? देखिए एक चीज, अमेरिका जहां घुसता है, जो करता है वो अलग चीज। अमेरिका अपने हथियार लेने में कामयाब मुझे तो नहीं लगता होगा, और ना अमेरिका वो हथियार वापस लेना चाहता है। देयर इज समथिंग कि हम बोलते रहे कि नहीं नहीं यार हम पीस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पीछे से हम टेररिस्ट भेजते रहे, ऐसा ये वो कुछ ऐसा वो कर रहा है। वो बोल रहा है कि हथियार वापस दे दो हमारे, तुम छोड़ के क्यों गए थे? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने उनको दे दिए, देने के बाद वो वापस दे देंगे। आप वापस नहीं दिए तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा घुस जाएंगे उधर, अपनी आर्मी को लैंड कराएंगे, हथियार ले लेंगे, ये है, या आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। वो तो पहले नंगा खड़ा है, उस आदमी के पास तो कुछ नहीं है ना। अफगानिस्तान के हाथ में क्या है? कुछ नहीं। $1-2 बिलियन कहीं से आ जाते हैं, उससे काम चलाता है, वो अपना पूरा कंट्री चलाता है। नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये कहानी ये है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं, साथ में और हथियार फोरन किए जा रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हथियार वापस मांगे हैं। क्योंकि पाकिस्तान बहुत चीख रहा था कि अमेरिका के हथियार हमारे पास आके आतंकवाद कर रहे हैं, हमारे पास आकर के अटैक्स हो रहे हैं अमेरिका के हथियारों से। इस वजह से वो बोल रहा है कि हमें हथियार वापस दीजिए, वरना। और भाई जब गया था अमेरिका, जाने से पहले जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि जाने से जब वहां दोहा में अकॉर्ड हुई, उसके बाद से हथियार भरने शुरू कर दिए थे वहां पे उन्होंने। उन्हें पता था कि हम छोड़ के भागेंगे और ये तालिबान के हाथ में पड़ेंगे। और अब तालिबान से वो टीटीपी को वही अमेरिकन हथियार दिलवा रहे। सेम चीज हो रही है जो इंडिया में हो रही थी, हथियार दिए जा रहे थे पाकिस्तान को, और वो हथियार हमारे यहाँ इंडिया में टेररिस्ट के हाथ से निकल रहे थे। हमने बहुत बार बोला अमेरिका को, अमेरिका बोला हम तो नहीं जानते, हमारे तो नहीं है। अब अमेरिका बोले ना, अब पाकिस्तान बोल रहा है अमेरिका को तेरे हथियार पड़े, वो बोलता हम तो नहीं जानते, हमारे तो पहले से पड़े थे, पहले $100 के हथियार थे। आज टेक ओवर अफगानिस्तान को टेक ओवर किए बहुत टाइम हो गया, इतने में वो हथियार कहाँ है? वो जितने थे उससे ज्यादा आ चुके हैं। मतलब पिछले 3-4 साल में जब से अफगानिस्तान टेक ओवर हुए, उससे ज्यादा आ गए, जितने थे उससे कई गुना ज्यादा पहुंच गए अफगानिस्तान। और वही टीटीपी को और वही आईएसआईएस खोरासान तो खैर पाकिस्तान बैक्ड है, टीटीपी हो या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हक्कानी ब्रिगेड हो, ये सारे के सारे हक्कानी नेटवर्क हो, ये सारे के सारों को हथियार वही तो दिए जा रहे हैं, अमेरिकन हथियार। और कौन दे रहा है? और अमेरिका को भी पसंद है कि हथियार चाहते रहे, देखते रहे, अच्छा है, एक बार आग लग जाए तो बढ़िया है। तो वो हो रहा है, नथिंग एल्स। वो झूठ बोल रहा है। तो सर दो तरह की बातें, एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप टेररिज्म को रोकिए, आप ये टैक्स रोकिए, दूसरी तरफ हथियार भी नहीं ले रहे। तो ये भी तो एक तरह से अमेरिका अभी जो है वो डबल पॉलिसी खेल रहा है। अभी कल परसों जो आदमी पाकिस्तान से एक्सट्रेडिशन जिसका हुआ है, वो है कौन? अब डिटेल्स उसकी पर्कुलेट हुई, वो है कौन? शरीफुल्लाह करके नाम है उसका। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, है ना? जबकि अब डिटेल्स आ रही है, मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक कौन था? आयमन अल-ज़वाहिरी का दामाद, जो कि पाकिस्तान में बैठा है। वो मास्टरमाइंड था ही नहीं, ये आदमी सिर्फ रेकी कर रहा था बैठ के वहां पे। इसने खुद बोला है कि मैं तो रेकी कर रहा था, मेरा काम ही कोई नहीं। और पाकिस्तान और अमेरिका की कुछ ट्रेजेक्ट्री ऐसी है दोस्ती की, लाहौर की सड़क पे चलते हुए गुंडे को भी ये लोग टेररिस्ट बता करके अमेरिका को हैंड ओवर कर सकते हैं। हुआ है, एक टैक्सी ड्राइवर हैंड ओवर हुआ था, वहां गुआंटानामो में बैठा था। 20 साल बाद उसको अमेरिका ने बोला नहीं यार ये इनोसेंट है, और वापस भेजा। 20 साल उसके बर्बाद हो गए। किसी ने उसको कंपेंसेशन दिया कि तेरे 20 साल बर्बाद कर दिए हमने? किसी ने नहीं दिया। ये भी ऐसे ही सड़क चलता गुंडा, ऑफ कोर्स चलता गुंडा नहीं था, ये इन्वॉल्व था, ये रेकी कर रहा था। मास्टरमाइंड का मतलब रेकी नहीं होता, मास्टरमाइंड का मतलब ये होता है कि कौन आदमी घुसेगा, कितने हथियार लेके जाएंगे, हमारे कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कहां से हथियार आएंगे, कहां से एंट्री होगी, पूरा नक्शा बना के। ये सिर्फ रेकी करके आया है, नथिंग एल्स।
ये पता लग रहा है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया। और पाकिस्तान पाकिस्तान भी उस पर क्रेडिट ले रहा है कि हमने दे दिया, आतंकवाद के खिलाफ हम कॉन्स्पिक्यूअसली, यानी कि जिसकी जो सामने दिख रहा है, मतलब कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग, यानी कि जो जिसकी कमी साफ दिख रही है। एक इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बयान की कमी साफ दिख रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी आर्मी, जिसको बोलना चाहिए था कि यस ये आदमी हमने दिया है, ये गायब है। क्यों गायब है? उसके बहुत सारे रीजंस है। वो आर्मी या आईएसआई ही बताए, मुझे नहीं, मैं उस पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं घुसूंगा क्योंकि इस पर स्पेकुलेशन आ जाएगी। लेकिन सच ये नहीं है कि ये आदमी मास्टरमाइंड नहीं था, और ये आदमी जॉइंट सीआईए के जॉइंट ऑपरेशन से पकड़ा गया था, सिर्फ पाकिस्तान ने भी नहीं पकड़ा था। और तीसरी चीज कि इसे बहुत पहले पकड़ लिया था, बाद में दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोलते हुए साफ दिख रहे हैं। वो सिर्फ इस समय ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं ना, मैं पिछले प्रेसिडेंट से बेटर। हाँ, आप और मेरे मेरे आने से ये सब कुछ काम शुरू हो गए, मेरे आने से ये एक्शन हो गया है, उससे पहले वाला नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो भी वही कर रहे हैं। बस तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसीलिए उन्होंने हथियार वापस मांगे, इसीलिए हथियार वापस मांगे। कोई हथियार ना वापस लेना चाहता है, और कोई हथियार ले भी लोगे तो क्या करोगे उनका? आपके आर्मी के पास नहीं है क्या? आपकी कोई वॉर चल रही है क्या जो यूज हो लेकिन जाएंगे? खैर पाकिस्तान तो ये कह रहा है ना कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है कि इसलिए वापसी का कहा बोलते जा रहा रहे, है कि नहीं, हथियार दे दे। बोलते रहो। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे खिलाफ यूज हो रही, बोलते रहो। किसी ने किसी अरे पाकिस्तान की बात सुनने वाला भी तो कोई हो। पाकिस्तान बोलते रहा पाकिस्तान ने इतना मोटा डोजियर दिया था कि इंडिया से टेरर आता है। किसी ने पढ़ा भी उसको? अरे वो इंडिया की हमने बात थी ना, ये अफगानिस्तान की बात है, ये शायद सुनी जाएगी। उस समय और अफगानिस्तान और इंडिया में फर्क है। ठीक उससे है। उससे जिस भी कंट्री को दिया गया वो डोजियर, उस डोजियर से कुछ बच्चों की बॉडी साफ कर दी गई। कुछ कुछ मतलब वो जो ना प्राइम मिनिस्टर वगैरह जिसके घर पे था उधर नहीं, सच बता रहा हूँ। और कुछ लोगों ने अपनी बोनफायर में जला दिया, कुछ लोगों ने उसे अपने घर के बाहर, उसमें जहाँ पे रुक जाते हैं ना पैदल, उसे यूज कर लिया। लेकिन खैर देखते हैं कि इस पे जो है वो किस तरह से जो आगे डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं, इसलिए कि अभी तो फिलहाल वो जैसे कहते हैं कि एक के बाद एक तीर चलाते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। नमस्कार।